नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और जैसा कि आपको पता है कि हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में भारत में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जो मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। यानी कि अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। आजकल हर एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसी बात को समझिए कि पहला सवाल जो अभ्यास प्रश्न से है वो सिक्किम से जुड़ा हुआ है और सिक्किम से जुड़े हुए सवाल में कौन कौन सी जानकारी आपको मिलेगी और ये सवाल कैसे उत्तर देना है ये आपको समझ में आएगा। को पहला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कथन है कि सिक्किम पूर्वी हिमालय में भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। फिर दूसरा है सिक्किम 2016 में विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया। अब देखिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब पहली बात कि ये है कहां पे, तो कह रहा भारत के पूर्वोत्तर में है। दूसरा, एक जैविक राज्य बनने की बात हो रही है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जैविक राज्य है क्या। तो चलिए पहले हम देखते हैं सिक्किम है कहां। तो भारत के नक्शे पर हम उत्तर पूर्व की तरफ हम बढ़ें तो नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पर इस तरफ के राज्यों को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य, पर ये भी है और ये है सिक्किम सबसे अलग। बाकी सेवन सिस्टर के रूप में देखिए मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, आप देखें अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है। तो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन एक ये भी है, सिक्किम भी है। और सिक्किम को अगर हम देखें तो इस तरफ से हमें चीन का क्षेत्र दिखाई देगा। पूर्व उत्तर में चीन है, पूर्व में भूटान है, फिर उसके बाद पश्चिम में हम देखेंगे तो नेपाल और इसके दक्षिण में क्या दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल है। तो नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये अब बात ये आती है अगले वाले स्टेटमेंट में कि 2016 में पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया। तो देखिए जैविक राज्य का मतलब है कि जहां पे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हो रहा हो, यहां पर जैविक खाद का उपयोग हो रहा होगा। तो इस प्रकार से जो उत्पादन होगा और उस प्रकार से उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया जब हो जाएगी तो कहा जाएगा कि यहां पर पूर्णतः जैविक राज्य का मतलब होगा कि पूरे राज्य में इसी प्रकार से खेती हो रही है। तो ऐसा तो हो रहा है 2016 से। अभी हाल में एक मामला और ये यानी कि एक चीज और जुड़ती है, वो ये होता है कि पहला भारत का जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी सिक्किम में ही खुला है। 2025 की बात है। तो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का मतलब कि जो रासायनिक कीटनाशक वगैरह है वो पानी में नहीं डाले जाएंगे। तो यहां पर भी हम देखें तो जैविक तरीके से कृषि के जैसे हमने बात की वैसे मत्स्य पालन को लेकर के हमने देखा कि उसमें समानता दिखाई देती है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था ही, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही था। उसके बाद कुछ अन्य जानकारियां जैसे चाहिए, तो जैसे सबसे बड़ा राज्य अगर कोई और है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद तो सबसे छोटे में सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद सिक्किम है। उसके अलावा हम बात करें, हमने सीमा देख ली किसके किससे सीमा लगती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में ही है। ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद नदियों की बात करें तो सिक्किम में तीस्ता नदी है, उसकी सहायक नदियां रंगित और इसके अलावा लोनहक, तलुंग, लाचुंग, ये सब है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जैसे कि हम सबको पता है। अब यहाँ पे देखिए एक दर्रा है, नाथुला, और भी है, जलेपला है, डोंगखाला है और ये देखिए। लेकिन हमें नाथुला में देखना है। नाथुला में क्यों? क्योंकि हाल ही में कुछ दर्रों से व्यापार के लिए भारत और चीन के बीच में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एक दर्रा ये भी है नाथुला। उसके अलावा हम बात करें तो हमें दूसरे राज्य में बाकी दर्रे मिलेंगे, 3 मैंने कहे हैं। तो वो 2 कौन से अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप रिप्लाई करिएगा, नहीं तो अगले सेशन में मैं आपको ये बात बता दूंगा। चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा और पास में सिक्किम को देखना है। तो ये सिक्किम राज्य है मुख्य रूप से, ये चीन तिब्बत वाला, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद हम देखें तो यहां से थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये सीमा आएगी और ये पूर्व में भूटान दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के पास स्थित है। दूसरा, इस परियोजना के निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ। तीसरा, वर्तमान में यह परियोजना राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के स्वामित्व में है। अब आपको बताना है कौन सा ऐसे सही है। 1 और 3, 2 और 3
1 और 2 उपर्युक्त सभी। क्या है सही जवाब? तो देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के पास स्थित है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर होगी? पहली बात धौलीगंगा पे। फिर उसके बाद कहां पे है? पिथौरागढ़ के धारचूला के पास। तो ये जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही है। अब यहां पे देखिए, आपको धौलीगंगा अगर हम देखें तो ये आपको अलकनंदा की सहायक नदी दिखाई देगी, और धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। ये एक अपने आप में अलग इंफॉर्मेशन तो है ही, लेकिन हम अभी इसके बारे में जाने तो इस परियोजना की शुरुआत 2003 में नहीं बल्कि 2000 में हुई थी। सवाल में क्या लिखा था? 2003 में, तो ये तो गलत है, पहला सही है। तीसरा, यह परियोजना राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के स्वामित्व में, तो तथ्यात्मक जानकारी है। तथ्यात्मक जानकारी मैप पे तो दिखेगी नहीं, ये जानकारी भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम कहेंगे ए हमारा सही जवाब हो गया। अब देखिए, पहले वाले सवाल में क्या था कि दोनों ही कथन जब सही थे तो सी हमारा सही जवाब था। फिर हम आते हैं इस सवाल में, तो यहां पे हमें दिखाई दिया 1 और 3 सही है, तो ए हमारा जवाब है। जवाब बदलते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ अन्य जानकारियां जैसे जल भंडार क्षमता है, इसको बनाने के बारे में, इसकी खास विशेषताओं के बारे में बता दिया गया कि ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, सहायक नदी किसकी है, ये आपको पता रहे। फिर उसके बाद अब आते हैं कोया जनजाति के बारे में। कोया जनजाति बहुभाषी जनजाति है, कई भाषाओं इसमें दिखाई देंगी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण खासियत है इसके बारे में, चलिए देखते हैं। कोया भारत के कुछ बहुभाषी जनजाति समुदायों में से है। अब देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, तो ये बात तो सही हो गई। वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में निवास करते हैं। अब ये देखना है क्या ये बात सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब देखिए, कोया भारत के कुछ बहुभाषी जनजाति समुदायों में से है, इसको समझिए। कोया जो है, यहां पे दिखाई देंगे 4 राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आप देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यही नाम है, तो इसका मतलब ये भी सही है। ये तो है ही सही, मैंने पहले ही बता दिया था, तथ्यात्मक जानकारी है। इनके बारे में अगर और जान, दोनों सही है, यानी कि जवाब तो आपको पता चल गया कि सी है, 1 और 2 दोनों, लेकिन और जानना है तो ये जानिए कि सबसे पहली बात बहुभाषी है, फिर कहां कहां पाए जाते हैं ये देख लिया। फिर हमने ये देखा कोया जनजाति, सभी कोया 5 उप विभागों में है, अलग अलग रूप में, जिन्हें गोत्र कहा जाता है इसमें, और प्रत्येक कोया एक कुल में जन्म ले रहा है। जैसे ये उनकी पहचान है ना, उनकी पहचान कैसे बनती है, पितृसत्ता है, वहां पे पितृवंशी व्यवस्था है, परिवार को कुटुंब कहा गया। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो एक पत्नित्व व्यवस्था प्रथा है, जैसे बहुपत्नित्व प्रथा भी कुछ जनजातियों में देखी गई है। जैसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक मामला हाल ही में चर्चा में था, वहां पे ऐसा देखा गया। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे इसके बारे में आमतौर पर ये कहाँ रहते हैं, जहां पर जल स्रोत रहते हैं। उन 4 राज्यों में ऐसे गांव जहां पे जल स्रोत है, वहीं पे मुख्य रूप से दिखेंगे। मुखिया को पेड़ा कहा जाएगा। इसके अलावा देखें तो ये मृतकों को क्या करेंगे, दफना देंगे या दाह संस्कार कर देंगे, दोनों व्यवस्था है। मुख्य त्योहार है विजी पंडुम, यानी कि बीज आकर्षण त्योहार है। और यहाँ पे देखो, ये पहाड़ी देवताओं को प्रसन्न करने वाला त्योहार है, तो देवताओं में विश्वास है, देवता इनके पहाड़ी हैं, मुखिया है, रहने की व्यवस्था कहाँ पे है, भारत के किस क्षेत्र में है। तो आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा पूर्वी तट की तरफ वाले जो राज्य हैं वहां पे, सारे तटीय राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है और राज्य। अब यहाँ पे देखिए 4 राज्य हैं, तो 4 में से अगर सवाल में ये आ जाता कि वे आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं तो सही रहता, लेकिन अगर यहां पे ये स्टेटमेंट आ जाता कि वे सिर्फ आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं, वे केवल आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत आ जाता। अब चारों दे दिए तो ये भी सही है। फिर उसके बाद अब यहां पे जवाब तो आपको मिल गया है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश को अक्सर भारत का आर्किड राज्य कहा जाता है। यहाँ देश की लगभग 60% आर्किड किस्में पाई जाती हैं। आप लोगों ने गुलदस्ता देखा होगा, किसी को तोहफे के रूप में भी दिया जाता है एक तरह से, जैसे किसी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, आपने अलग अलग जगह पे देखा होगा। तो उसमें हम देखें तो हमें ये भी दिखाई देगा ऑर्किड मुख्य रूप से। और 60% ऑर्किड की किस्में कहां पे दिखाई देती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से आपको ये ऑर्किड के पौधे दिख रहे हो, तो पौधा है, पुष्पीय पौधा हम कहेंगे इसको, ये पुष्प है, तो पुष्पीय पौधा है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से
60% यहीं पे मिल जाती है इसकी किस्में। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो आपको पता ही है, ये उत्तर पूर्व में हमने देखा ही था कि म्यांमार से भी लगा है, चीन से भी लगा है। अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में बात करें तो नागालैंड से लगा है, असम से लगा है, बस इतना ही है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्किड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ऑर्किड राज्य इसे कहा जाता है। तो सवाल यही आ सकता है, ऑर्किड राज्य किसे कहा जा सकता है। अब हाल में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हाल में हमने कुछ नई प्रजातियों के बारे में सुनने को मिला। तो अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में एक नए ऑर्किड पौधे की खोज हुई। कई प्रजातियां हम देखें तो 15 अरुणाचल प्रदेश में है और 22 प्रजातियां गैस्ट्रोचिलम वंश की हैं। तो ये जो ऑर्किड है ये गैस्ट्रोचिलम वंश से संबंधित है, ठीक है, और यही एक नई प्रजाति देखने को मिली है। मुख्य बात यही है, ऑर्किड कहां सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑर्किड राज्य किसे बोलते हैं, कितनी मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे गैस्ट्रोचिलस का मतलब क्या है, ये 2-3 बातें स्पष्ट होनी जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको मुख्य रूप से जो मोटी जानकारी है कि उसकी स्थापना, गठन वर्ष की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें सीमा किससे लगती है, ये आपने अभी हाल ही में देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितनी प्रमुख जनजातियां हैं, 100 से ज्यादा उपजातियां हैं, 26 प्रमुख जनजातियां हैं और 65% यानी कि अगर आप देखें तो लगभग 2/3 आबादी यहाँ पे आदिवासियों की है, ट्राइब्स की है। तो यहाँ पे जवाब में हम देखें तो दोनों सही हैं, यानी ए और बी, तो उत्तर हो गया सी। अब उसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं स्वर्णमुखी नदी के बारे में। स्वर्णमुखी नदी का संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश से। अब यहां पे देखिए स्वर्णमुखी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पकाला से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। दूसरा, इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। और तीसरा, इस पर 1977 में कल्याणी बांध का निर्माण किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 और डी उपर्युक्त सभी। अब स्वर्णमुखी नदी के बारे में समझना है तो सबसे पहले यह पकाला से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। तो मैंने अभी शुरू में क्या कहा, आंध्र प्रदेश। तो क्या स्वर्णमुखी नदी ये जो जा रही है और ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये है कौन सा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का है। तो स्वर्णमुखी नदी जो है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में पकाला गांव के पास से निकलती है और उसके बाद पूर्वी घाट पर्वतमाला में 300 मीटर की ऊंचाई से आगे बढ़ती है, वहां से निकलती है। अब यहां पे देखिए पहली बात, यह पकाला से बंगाल खाड़ी पे गई, हमने देखा। फिर इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है, ये तथ्यात्मक जानकारी है, ये भी सही है। और यहां पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी है उपर्युक्त सभी। बताइए क्या होगा सही जवाब? यहां पे तीनों ही सही है। इस 1977 में कल्याणी बांध का निर्माण किया गया था इस पर, ठीक है, तो उत्तर हो गया यहाँ पे डी। अब यहाँ पे देख लें लंबाई, और कल्याणी बांध का निर्माण 1977 में किया गया था और इसको लेकर के हाल ही में घोषणा की गई है ऑपरेशन स्वर्ण की। ऑपरेशन स्वर्ण क्या करेगा, जो स्वर्णमुखी नदी है उसमें जो उस नदी के हम कहें कि किनारे का क्षेत्र है उसे नियंत्रित किया जाएगा, वहां पे कब्जे जो हो रहे हैं उसे नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। अब ये पूर्वोत्तर दिशा में बहती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, तो पता चल ही गया है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ पे श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर के पास से यह गुजरती है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए सवाल ना, कभी कभी आप देखते हैं तो हर सवाल में आपने देखा कौन सा कथन यहाँ पे सही है। एक सवाल हमने देखा था अभी कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमने गलती से क्या पढ़ लिया अभी, कौन सा कथन सही है, जबकि क्या सवाल था कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये गलती अभी मुझसे हो गई, मैंने यही मुझे ध्यान आया, मैंने करेक्ट कर ली, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। तो यहां पे उत्तर होगा डी, सही नहीं है। जल्दी में क्या होगा, या इसको बेहतरीन तरीका क्या है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कौन सा कथन गलत है। जैसे ही आपने मन में ये सोचा ना सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये दोनों तो सही है, अच्छा गलत तो कोई नहीं है, ना तो एक ना ही दो, ऐसे उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए वापस से हम आ जाते हैं, मैं एक बार सोचा आपको वहां पर ले आऊं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। रावी नदी के बारे में अभी आपको पता है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, रावी नदी में पानी बढ़ा हुआ है और रावी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के उत्तरी भाग से निकलती है। दूसरा, भारत में रावी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 14,442 वर्ग किलोमीटर है। कितनी जानकारी इसमें सही है, देखिए तथ्यात्मक जानकारी ही है। पहला, रोहतांग दर्रे के उत्तरी भाग से निकलती, क्या ये बात सही है?
देखिए रावी नदी रोहतांग दर्रे के उत्तरी भाग से निकलती है, लंबाई 320 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 14,442 वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही बातें सही हैं। अभी देखिए क्या मामला है, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी वर्षा के कारण क्या हुआ, रावी नदी में जलस्तर में वृद्धि हुई। जल स्तर में वृद्धि हुई तो मैदानों में क्या होने लगा, बाढ़ आने लगी। अब हिमालय की देखिए इसके बारे में ना एक चीज है कि ये जो नदी निकल रही है, उस नदी के निकलने के दौरान दो चैनल है, एक बुधिल है और एक है तांतगारी। अब ये बुधिल और तांतगारी जो हैं ये आगे जब बढ़ते हैं, देखिए हिमालय की 12 बंग धौलाधर श्रृंखला द्वारा निर्मित जंक्शन से होकर ये दो चैनल निकले हैं। पहला बुधिल है, दूसरा तांगतारी। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो ये जब जुड़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश मुख्यतः चंबा जिले से होकर बहती है, जहां से इसे कई सहायक नदियां भी मिलती हैं। तो रावी नदी शुरू में दो चैनल के रूप में दिखती है, बुधिल और तांतगारी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसकी सहायक नदियों के बारे में सियूल, बैरा, उज नदियां शामिल हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए ये दिखाई देती है, नदी प्रमुख है। अब यहाँ पे रणजीत सागर बांध एक प्रमुख हो जाता है, उसके अलावा हम देखें तो चमेरा बांध परिसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नदी के बारे में हमें थोड़ी सी डायरेक्शन का पता चल जाए कि किस तरफ बहती है, तो ये देखिए पश्चिम की तरफ जाती हुई दिखाई देगी आपको। चलिए अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। दूसरा, यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। अब क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।